हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल कर दिया विच वॉज बेस्ड ऑन वेव फ्रंट। इट मीन्स अगर तुम्हें इसकी ऐसे प्रिपरेशन करने इस चैप्टर की, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेव फ्रंट। आगे का जो भी हमने बोला कि कॉर्पस्कुलर थियरी फॉर द न्यूटन एंड जो भी ह्यूजेंस ने बोल रखा है कि कुछ ऐसे ईथर मीडियम है जो आगे जाके रॉन्ग प्रूफ हुआ, दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन बेस। मतलब उसका स्टडी कहाँ से चालू हुआ कि जैसे न्यूटन ने बोला था कि पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, और लास्ट में अल्टीमेटली आइंस्टाइन ने उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा एज ए फोटोन। तो बात तो एक ही हुई, और बीच में ऐसे ह्यूजेंस ने बोल दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं बट इट इज बेस्ड ऑन वेव, वेव थियरी है। ओके, तो ऐसे जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन है दैट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। जस्ट वेव फ्रंट से अगर हम स्टार्ट करें तब उसके बेस्ड पर ह्यूजेंस ने प्रिंसिपल दे दिए, और आज उसी से रिलेटेड हमें ऐसे एक टॉपिक करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। मतलब करना है हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ह्यूजेंस जो है वो डच साइंटिस्ट था। चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट ऑलरेडी वी नो। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो हमें अगले 9 चैप्टर में कर ही दिया, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वहां से तो हमने चैप्टर का स्टार्टिंग किया था रे ऑप्टिक्स का। अब अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल में वंस अगेन वही प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। चलो, तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल को अगर हम याद करें उससे पहले कुछ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ बात कर ले। तो यहाँ पर अगर हम सोचें कि सपोज दिस वन इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कोई हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके ऊपर रेज, ये सभी रेज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, देन टेल मी अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट। आंसर देने से पहले थोड़ा सोच लेना, हाँ, कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जिन लोगों ने 90 डिग्री बोला या सोचा वो रॉन्ग है। हियर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, तो ये पॉइंट का नॉर्मल भी यही होगा, और उसी पर रेज ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं नॉर्मली, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट 0। अगर हम रे ऑप्टिक से हिसाब से सोच ले, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो 0, देन दिस रेज आर रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, दिस इज आवर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। चलो, अब ऐसा करते हैं यहाँ पर कि ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रेज ऐसे लेते हैं थोड़े क्रॉस। तो यहां पर होगा ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, देन इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है अगले चैप्टर के हिसाब से, तो ये जो भी रेज है वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, ये हमारा अगले चैप्टर के हिसाब से कांसेप्ट है। चलो, अब यहां पर इस चैप्टर में ह्यूजेंस प्रिंसिपल में हमें वेव फ्रंट लेना है। तो अगर इसके ऊपर अगर मुझे एक वेव फ्रंट लेना है तो वेव फ्रंट कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं? ऐसे कुछ से
AB इज द वेव फ्रंट। ओके, तो ये AB वेव फ्रंट हुआ कि जो भी पार्टिकल्स सेम फेज में है उससे पास होती हुई सरफेस, दैट इज वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट ऐसे होगा, तो ये इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी ऐसा ही रहेगा। चलो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये कुछ भी हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को मैं बोल देता हूँ CD। तो CD इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये AB इंसिडेंट क्योंकि वो कैसे आएगा, और ये कुछ ऐसे जा रहा है रिफ्लेक्शन के फॉर्म। तो अब अगर रेस जो है ऐसी क्रॉस है तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट सोचो, तो यहां पर इंसिडेंट वेव फ्रंट भी ऐसे क्रॉस रहेगा कि नहीं, आ रहा है समझ में कि जो भी पार्टिकल्स सेम फेज में है उससे पास होता हुआ सरफेस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, है ना। तो यहां पर AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखो ऐसे, जिसमें क्या होगा, ये A पॉइंट सबसे पहले इंसिडेंट होगा, B बाद में होगा, और फिर ऐसे हमें मिलेगा कुछ यहां पर हमारा एज ए CD, कुछ भी बोल दो यहाँ पर। CD इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये इधर आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और उसके बेस पर हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन करना है यूजेस प्रिंसिपल, एंड यूजेस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन वेव फ्रंट। वो तो याद ही है कि हाउ द वेव फ्रंट, नेक्स्ट वेव फ्रंट इज क्रिएटेड, यूजेस ने बोल रखा है ऐसे उसका प्रिंसिपल देकर। ओके, तो चलो अब इसी के लिए यहाँ पर प्रॉपर करते हैं। इतना हमें मालूम है कि रेस का इंसिडेंट कैसे होगा, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द अर्लियर चैप्टर। तो उससे रिलेटेड अगर वेव फ्रंट करो तो वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेंगे। चलो तब यहां पर सोचते हैं कि ये कोई हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसमें कोई भी एक वेव फ्रंट ले लो। देखो हम बोल रहे हैं वेव फ्रंट, हाँ, तो AB जो वेव फ्रंट है वो ऐसे लेना है कि A पॉइंट जो है वो डायरेक्टली ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ जाए। मतलब क्या होगा, जैसे रे आएगी ये वेव फ्रंट भी आएगा आगे, और एट वन टाइम A इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे कुछ होगा कि नहीं। तो ये AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखो ये रे नहीं है, दिस इज द वेव फ्रंट। ये जैसे आगे आकर यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होगा। अभी हमने यहाँ पर रे नहीं ड्रॉ की है, रे अगर ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर ऐसे कुछ कर सकते हैं, बट आवर इंटरेस्ट इन यूजेस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अ वेव फ्रंट, that's why only wave front AB is the incident wave front। and अब बोल सकते हैं कि AB wave front such a way that its incident on the reflecting surface at time t is equal to 0। मतलब इसका भी ऐसे टाइम t is equal to 0 ही बोलेंगे क्योंकि B थोड़ा ऊपर ही रहेगा ऐसे। चलो यहाँ पर मैं बोल दूं ये अगर वेव फ्रंट आ जाएगा तो A सबसे पहले इंसिडेंट होगा, B उसके बाद इंसिडेंट होगा। नाउ रिमेंबर द यूजेस प्रिंसिपल क्या है, ईच पार्टिकल एवरी पार्टिकल लाइंग ऑन वेव फ्रंट। इसके मतलब इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है वेव फ्रंट के ऊपर इंडिपेंडेंटली एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स एंड प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रॉम इट। लेकिन यहां पर हम ऐसी कंडीशन डाल देते हैं इसमें कि जब भी वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो उसके बाद ही वो अपना स्फेरिकल सेल बनाए। एक ऐसी कंडीशन डाल देते हैं कि व्हेनेवर एनी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन आफ्टर इट्स प्रोड्यूस spherical cell।
मतलब इंडिपेंडेंट एक्स लाइक पॉइंट सोर्स प्रोड्यूस स्फेरिकल सेल फ्रॉम इट, ऐसा हमने बोला था। हाँ, स्फेरिकल वेव। तो यहाँ पर ऐसे स्फेरिकल सेल कब बनाएगा? जब भी वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो। दैट मीन्स ये पॉइंट सबसे पहले इंसिडेंट हुआ, तो अब ये अपना स्फेरिकल सेल बनाना चालू करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये वाला पॉइंट यहां पर इंसिडेंट होगा, ओके। फिर ये वाला पॉइंट यहां पर इंसिडेंट होगा, उसके बाद ही यहां से उसका सेल चालू करे, और ऐसे 1 by 1 अगर हम सोचते जाए तो एट लास्ट जब B पॉइंट इंसिडेंट होगा ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एट दैट टाइम A में से जो भी सेल बना वो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां आने में उसको टाइम लगेगा। जैसे सोचो, अगर नेक्स्ट पॉइंट यहां पर इंसिडेंट होगा तो इतने टाइम में इसकी स्पीड के हिसाब से v into t इतना रेडियस वाला सेल बनेगा। फिर ये दूसरा पॉइंट जब इंसिडेंट होगा, हाँ, तो इसमें से जो भी सेल है वो और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जब भी ये B पॉइंट ऐसे यहां पर इंसिडेंट होगा, हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो? vt जितना। v is the speed of the wave ray and t is the time duration. That means ऐसे जो B पॉइंट है वो अगर यहां पर इंसिडेंट होगा, अगर मैं बोल दूं कि D पॉइंट कब? एट टाइम t इज इक्वल टू t। चलो अभी ऐसा सोच लो कि t को 5 सेकंड ले लो और सोचो कि 1 by 1 एक सेकंड के बाद इसका पॉइंट इंसिडेंट हो रहा है। दैट मींस ये सबसे पहले हुआ, तो ये जो पॉइंट है वो 1 सेकंड के बाद इंसिडेंट होगा। हाँ, तो ये जब यहां पर पहुंचेगा तो 1 सेकंड में इसका जो स्फेरिकल सेल है वो कुछ इतना बढ़ेगा। फिर ये जो है 2 सेकंड के बाद, तो इसमें से जो बनेगा वो इतना बनेगा, लेकिन इसके लिए अब 2 सेकंड हो गए तो ये और बड़ा हो जाएगा। फिर ये जब यहां पर इंसिडेंट होगा 1 सेकंड, 3rd सेकंड, तो इसके लिए 2 सेकंड बचेगी, इसके लिए 1 ही सेकंड बची यहां से यहां, लेकिन इसके लिए 3 सेकंड और बड़ा हो जाएगा। ओके, हमने क्या बोला कि इसके ऊपर ऐसे हमने कंडीशन डाली, कौन सी? कि व्हेनेवर any point on the wave front incident on the reflecting surface, then after it start to emit secondary cell। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करेगा और सबसे लास्ट ये स्टार्ट करेगा। लेकिन whenever the B point is incident on the D point at time t is equal to t, at the same time duration whatever the secondary wave, जो सेकेंडरी यहां पर बनेगा वो इसका सेल तो इतना हो जाएगा और वो हाफ ही बनेगा। क्यों? ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर तो आएगा नहीं। वंस अगेन अकॉर्डिंग टू यूसेज प्रिंसिपल क्या है? पहले यूसेज प्रिंसिपल याद करो कि एवरी पार्टिकल लाइन ऑन द वेव फ्रंट इंडिपेंडेंटली एक लाइट पॉइंट सोर्स एंड प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रॉम इट। लेकिन यहां पर कंडीशन बोल दी हमने कि जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो उसके बाद ही वो स्फेरिकल सेल बना। तब ए पॉइंट सबसे पहले और बी जो है वो सबसे लास्ट में यहां पर इंसिडेंट हुआ, तो उसके लिए चलो टाइम टी लगा, तो उसका डिस्टेंस होगा v to t, मतलब b से d पहुंचने में उसको डिस्टेंस कवर करना है v to d। एट द सेम टाइम ड्यूरेशन अगर मैं ये बोल दूं, अगर ये पॉइंट मेरा C, देन ये भी होगा v into t, बिकॉज सेम मीडियम में वेलोसिटी सेम। ये जितने ड्यूरेशन में यहां पर आएगा उतने ड्यूरेशन में उतना इसका रेडियस वाला बड़ा सा स्फीयर बनेगा। ओके, इट इज v into t। अब हमने बोला कि आफ्टर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम the tangent drawn out of the all wavelets gives position and shape of the new wavefront। ये यूसेज प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर हमने बोला कि जब ये यहाँ पर इंसिडेंट होगा, तो ये छोटा सा ऐसा बनाएगा और ये स्टार्ट करेगा।
लेकिन जब सेकंड पॉइंट इंसिडेंट होगा तो इसका ऐसे छोटा स्फीयर बनेगा और ये वाला स्टार्ट करेगा, लेकिन ये इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। जैसे 1 by 1 हमें ऐसे स्मॉलर स्फीयर मिलेंगे, क्योंकि ये जब इंसिडेंट हुआ 1 सेकंड के बाद, हमने 5 सेकंड सोचनी है यहाँ पर, तो जब ये यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो इसके लिए तो 1 सेकंड ही बचेगी, लेकिन उसके अगले वाले के लिए 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, है ना। तो अगर उसके सभी के मैं ऐसे टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं तो टेंजेंशियल सरफेस ऑलवेज पास थ्रू द डी, और अगर मुझे इसके ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल सेल ड्रॉ करने हैं तो कुछ ऐसे बनेंगे, यहां से ऐसे लगातार थोड़े थोड़े छोटे, क्योंकि टाइम यहां पर हमें खत्म कर देना टी तक, 5 सेकंड तक। अब टी बोल दो, देन CD is the reflected wavefront, ऐसे ये तो आगे चला गया, लेकिन एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट पर क्या बोलेंगे, the CD is the reflected wavefront। ओके, अब ये हमारा AB इंसिडेंट वेवफ्रंट, और ये जो CD is reflected wavefront। तब उसके लिए अगर यहां पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलने हैं, तो ये मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तुम्हें। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अगर ये हमारा रे है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट तो नॉर्मल से करते हैं, तो यहाँ पर सरफेस से क्यों बोला मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट ये, और यहाँ पर सरफेस से क्यों बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। चलो उसके लिए एक और डायग्राम सोचिए कि दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये AB इज अवर वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तब उसके लिए ए के लिए इंसिडेंट रे तो ऐसा होगा कि नहीं, तो ये रे है, देखो ये हमारा वेव फ्रंट है, हाँ याद रखना AB इज द वेव फ्रंट और ये रे हो गया। ओके, तो अब यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो। ओके, रे और वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर। ओके, तो AB वेव फ्रंट, ये रे, तो ये एंगल कितना बनेगा, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, देखो याद करना दिस इज वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड नहीं, ओनली इंसिडेंट दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव हमने यहां पर नहीं दिखा। दिस इज द वेव फ्रंट, उन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा π/2 - i, 90 - i। चलो अब ये और ये दोनों नॉर्मल, तो अगर ये 90 - i है तो ये i रहेगा। ओके, दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज i। वैसे तो यहां पर ये i, लेकिन ऐसे मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं, तो यहां पर भी ऐसे कर दो। ओके, तो ये वाला तुम्हें ऐसे देखना है, ध्यान से समझना है इसको। ओके, क्लियर। चलो अब हमें प्रूफ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस यही मेन पार्ट है हमारा, कि हमने क्या बोला यहां पर फिर से कि whenever AB is wavefront incident such a way that at time t is equal to 0 is incident at point A on the reflecting surface and it will start emitting secondary spherical cell. Whenever B point is incident at point T in time duration of T, in the same time duration, whatever the wavefront produced from A, it's covered some distance in the medium.
द डिस्टेंस होगा VD। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए थे, सेम मीडियम। अगर इसके लिए डायरेक्शन बोले तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमने बोला कि टेंजेंशियल सरफेस टू द ऑल वेवलेट्स गिव्स पोजीशन एंड शेप ऑफ द न्यू वेवफ्रंट, देन CD इज द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, AB इज द इंसिडेंट वेवफ्रंट। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे दो ट्रायंगल मिलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल होगा और टेंजेंशियल सरफेस ये भी नॉर्मल 90 डिग्री, तो दो हमें ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल मिलेगा हमें ACD है, राइट एंगल ट्रायंगल ACD, एंड दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABD है। एक ये ट्रायंगल और एक ये। ओके, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें AD साइड इज सेम फॉर बोथ। ओके, उसके बाद AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि टाइम सेम है, वेलोसिटी तो सेम मीडियम में है, तो क्या बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। ये साइड दोनों की सेम है। फिर ये एंगल सेम है, एंगल ACD 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ABD। तो यहां पर देखो AD साइड दोनों में से एंगल है, तो ये हुआ साइड एंगल साइड इक्वेशन। दैट्स व्हाई ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD आर सिमिलर। They are similar triangles। अब अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है और साइड एंगल साइड फॉर्मूला यूज करो, देन व्हाट वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा कोई एंगल हम बोल दे कि CDA, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BAD, मतलब एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। ये हमने 10th में पढ़ रखा है कि साइड एंगल साइड थियरी। तो साइड एंगल साइड की वजह से हम क्या बोलेंगे कि they are similar triangles, for similar triangles angle of incident and angle of reflection same। तो using Newton's principle easily we can prove angle of incident is equal to angle of reflection। बस इसका जो थियरी वाला पार्ट है कि वो कैसे कब इंसिडेंट हो रहा है, बस वो थोड़ा सोचो, बाकी इजी है। नेक्स्ट टाइम हम इसका रिफ्लेक्शन सोचेंगे। सो रिफ्रैक्शन, आइदर डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर, उसमें हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। पहले आज ये अच्छी तरह से कर दो तो स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्शन का केस है वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके।